हाजी खान शाह हवेली के तमाम मकीनों का अच्छे से वेलकम करता, उनसे खुश दिली से मिलता, उन्हें ड्राइंग रूम की तरफ लेके आ रहा था। वो अब उसकी बहनों का ससुराल था, उसका खुश दिली का मुजाहरा करना बनता था क्योंकि वो बाकी सब कुछ अल्लाह पे छोड़ चुका था। वो मिराल शाह को यहाँ खुश देख के जिस कदर खुश था वो बयान से बाहर था। बिलाखिर वो शाह सवार शाह की तरफ जाने के बजाय यहाँ आ चुकी थी। वो उस वक्त स्याह फ्रॉक पे सुर्ख लाल लिपस्टिक लगाए, शानों पे दुपट्टा लिए अपने बॉब कट बालों को झटकती हाजी खान के होश उड़ा गई। हाजी खान मुश्किल उस पर से निगाहें हटाता हुआ बाकी सब के साथ बातों में मसरूफ हुआ था। वो उस वक्त ब्लैक रफ से ट्राउजर शर्ट में मलबूस अभी तक तैयार नहीं हुआ था क्योंकि वो उनके आने के कुछ मिनट पहले ही कुर्बानी वगैरह से फारिग हुआ था। जायशा खान और गुलाली बाकी सब लड़कियों के साथ बैठती उन्हें वक्त दे रही थी। गुलाली जो कब से लाशऊरी तौर पे आहांशा का इंतजार कर रही थी, उसे नेवी ब्लू शलवार कमीज में देख के उसका दिल धड़का था। वो खुद भी उस वक्त नेवी ब्लू पठानी फ्रॉक पे बड़ी सी चादर लिए अपना वजूद छुपाए हुए थी। उन दोनों की कुदरती मैचिंग हुई थी। कढ़ाई वाली नेवी ब्लू चादर गुलाली की सुर्खों सफेद रंगत पे बखूबी जच रही थी। आहांचा जो कब से दीवानों की तरह गुलाली पे निगाहें जमाए हुए था, उसे कनखियों से अपनी तरफ देखता पाके उसने अपने हाथ की मुट्ठी बना के लबों पे रखते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपाई। जायशा खान को उस वक्त शदीद नींद आ रही थी क्योंकि वो फजर के वक्त उसे हवेली छोड़ के गया था। पूरी रात उन दोनों ने बातें करके गुजार दी थी और खान मेंशन वापस आके भी वो उसकी बातें और जानलेवा गुस्ताखियां सोचती शर्माती रही। वो रात से अभी तक नहीं सोई थी, अब तो उसकी बस सो रही थी। मैं शॉवर लेकर आता हूँ, तब तक आप लोग प्लीज कुछ लें। हाजी खान काफी देर तक उन सब के साथ बातें करने के बाद सोफे से उठता, अपने बालों में हाथ फेर के एक्सक्यूज करता, मिराल शाह को नामहसूस अंदाज में बाहर आने का इशारा देता दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। मिराल शाह उसका इशारा सिरे से इग्नोर कर चुकी थी। सब अपनी चॉइस से चाय और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे थे जब गुलाली ने जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते आहन शाह के हाथ से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पकड़ के साइड पे रखा। रेशम सादा नीम गर्म पानी लेके आए। गुलाली उसकी हैरान नजरों को इग्नोर करती दरवाजे की तरफ देखा था जो कुछ देर पहले हवेली दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रेशम से मुखातिब हुई थी। आहान शाह ने अपनी बीवी की इतनी केयर पे इतरा के जुरेशा और काजिम शाह की तरफ देखा था जो कुछ देर पहले हवेली में उसका मजाक उड़ा रहे थे। आहांशा के अंदाज पे वो दोनों लब दबाते हुए अपनी मुस्कुराहट रोक रहे थे। रेशम कुछ ही देर में सादा नीम गर्म पानी का गिलास ला के गुलाली के हाथ में पकड़ा चुकी थी, जो गुलाली ने संजीदगी से आहांशा को पकड़ाते हुए फिर से एजल शाह के साथ जगह संभाली थी। आहांशा को चाहे उस वक्त ठंडी कोल्ड ड्रिंक या ठंडे पानी की तलब थी, लेकिन अपनी बीवी की इतनी गर्म नवाजी पे वो नीम गर्म पानी तो क्या, गर्म आग पानी भी अपने हलक में उंडेल सकता था। बाकी सब गुलाली की इतनी केयर पे मुस्कुराए थे। वो डॉक्टर की दी गई तमाम हदायत पे आहांशा से अमल करवा के सुख का सांस लेती थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब प्लीज अपने कदमों को हरकत दे के ऊपर सीढ़ियों की तरफ लेफ्ट साइड वाले रूम में आके मेरी बैंडेज कर दो। मेरा हाथ रात से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मिराल जो किसी बात पे जायशा खान को छेड़ रही थी, हाजी खान की तरफ से मौसूल होते मैसेज पे उसने दांत पीसे थे। किसने कहा मैं तुम्हारे कहने पे आई हूँ? मैं सिर्फ जायशा के लिए आई हूँ, आई समझ? वो लापरवाही से तेजी से टेक्स्ट करती उसे सेंड कर गई। वो तो अपनी तैयारी से उसके होश उड़ाने आई थी, उसका कोई इरादा नहीं था उसकी बैंडेज करने का। वो पहले ही रात से उसके मुंह से अलवीना का नाम सुन के तपी बैठी थी। इसका मतलब मुझे अपनी बैंडेज अलवीना से करवानी पड़ेगी। हाजी खान ने अपने मैसेज के साथ मासूम सा इमोजी भेज दिए। अल्लाह जाने मिराल शाह से इजाजत मांगी थी या अपनी बात उसके गोशे गुजार की थी। बहरहाल उसके मैसेज में एक दफा फिर अलवीना का जिक्र पड़ती वो जलते तवे पे बैठी थी। वो जायशा खान से वॉशरूम पूछती, बहाने से यहाँ से निकलती ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी ताकि उसकी तबीयत दुरुस्त कर सके। वो शदीद गुस्से से धाड़ की आवाज से दरवाजा खोलती ऊपर उसके लेफ्ट साइड वाले कमरे में दाखिल हुई थी, लेकिन कमरा खाली था। वो खाली कमरे को देखती पलटने ही वाली थी जब निगाहें बेसाख्ता सफेद बेडशीट पे मौजूद खून के सुर्ख धब्बों की तरफ उठी थी। वो अगले ही पल वो बेडशीट पहचान चुकी थी। ये वही बेडशीट थी जो उसने रात को तस्वीर में देखी थी। इसका मतलब ये उसी का कमरा था। वो तजस्सुस से तेजी से बेड की तरफ बढ़ी। बेडशीट पे जगह जगह खून से लिखा मीरू पढ़ते हुए मिराल शाह की आंखें बेसाख्ता नम हुई थी। निगाहें इर्द गिर्द उसकी तलाश में उठी थी, लेकिन वो वहां नहीं था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो शायद नहीं यकीनन बात ले रहा था। उसने बेड पे बैठते हुए अपने नाम पे उंगली फेरी थी। अपनी नम आंखें रगड़ते हुए वो साइड टेबल और उसके इर्द गिर्द मौजूद शीशे की किरचियां देखती लम्हे के 11वें हिस्से में समझ चुकी थी उसने खुद गुस्से में अपने हाथ को जख्मी किया था। वो होता कौन था खुद को तकलीफ देने वाला? वो गुस्से से सोचती भी उसके वॉशरूम से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। तकरीबन 10 मिनट बाद वॉशरूम का दरवाजा खुला था। हाजी खान जो अपने गीले बालों में हाथ फेरता स्याह शलवार कमीज में बाथरूम से निकला था।
मिराल शाह ने उसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर उसके बाजू थामते हुए अपनी पूरी कुवत से दीवार के साथ धकेला था। हाजी खान अपने सामने मिराल शाह को देखते हैरान दर हैरान था। उसे तो लग रहा था वो नहीं आएगी, इसीलिए तो वो नहाने जा चुका था। क्या है किया है उस अलमीना में, उस जो रात से तुम उसके कसीदे पढ़ रहे हो? वो उसकी स्याह कमीज का गिरेबान अपने हाथ की मुट्ठियों में जकड़ के उसके खुद के करीब करती धाड़ी थी। उसके इस अंदाज पे हाजी खान की नीली आंखें बाहर निकलने को बेताब थीं। वो उसके चेहरे से निगाहें नहीं हटा पाया। उसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठों को देखते हाजी खान ने अगले ही पल अपनी नजरों का जाविया बदला था। कुछ पूछ रही हूँ मैं, सीधे अल्फाज में बताओ, आखिर चाहते क्या हो तुम? तुम्हें, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। और पूछो क्या पूछना चाहती हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मैं तुम्हें और खुद को किसी नामहरम रिश्ते में नहीं उलझाना चाहता। जब तुम राजी हो जाओगी मैं बिना किसी देरी के तुम्हारे घर वालों से बात कर लूंगा। सिर्फ तुम हामी भर दो। और शाहसवार वाला चूना मुझे बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि वो तुमसे पहले मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हें और उससे साथ दे के मुझे कुदरती तौर पे जेलसी होती है जिसका तुम फायदा उठाती हो, लेकिन शाहसवार के मुतालिक मैं एक एक बात जानता हूँ। वो मज़ीद गोया होता अपने आखिरी जुमलों से मिराज शाह को थूक निगलने पे मजबूर कर गया। जब मैंने तुम्हें बारहा बताया तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो फ़ायदा इन फजूल बातों का? वो जल्दी से उसके गिरेबान से बाजू हटा के खुद को यहाँ आने पे कोसती हुई सर झटक के गोया हुई। अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें अलवीना से इतनी जेलसी? शट अप मेजर खान। अब अगर उस छिपकली का नाम मैंने तुम्हारे मुंह से सुन लिया तो जान ले लूंगी तुम्हारी। वो उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले उसके सीने पे अपनी पूरी कुव्वत से मुक्का जड़ती धाड़ी थी। हाजी खान ने मसनूई कराह भरते अपनी मुस्कुराहट छुपाई। दिल भी तुम्हारा और जान भी तुम्हारी, जो जी में आए करो, उफ तक नहीं करूंगा। वो उसे बाजू से पकड़ के दीवार के साथ लगाता, खुद उसके मुकाबिल खड़ा होता, उसके आंख पिंक करते हुए दिलफरेब अंदाज में गोया होता मिराज शाह को अपना एक नया रूप दिखा रहा था। तुम्हारा नाम मेजर खान नहीं नाग खान होना चाहिए था। इतने रूप है तुम्हारे, फिर बोलते हो तुम्हारी मासूमियत पे तंज करती हूँ। वो आंखें फैला के गोया होती, दिल की बात जुबान पे लाती, हाजी खान को कहका लगाने पे मजबूर कर गई। जितने भी रूप हैं उन सब रूपों को देखने की हकदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि मेरे दिल की सरजमीन पे कदम रखने वाली तुम वो वाहिद लड़की हो जो हाजी खान की महरम बनते ही उसका हर रूप जानने की हकदार होगी। वो लाशऊरी तौर पे उसके सुर्ख होंठों पे निगाहें जमाए गमगीन आवाज में गोया हुआ। ना महरम महबूब के सामने इतने तेज रंग की सुर्खी लगा के नहीं आया करते, वो बहकते हुए गुनाह कर बैठते हैं। उसे लम्हा ब लम्हा हैरान होते देख के हाजी खान उसके होंठों की तरफ हाथ बढ़ाता अपने अंगूठे से उसकी सुर्खी उतारते बोझल गमगीन लहजे में गोया हुआ था। ये क्या बदतमीजी है? मिराजा होश में आती हुई जल्दी से उसका अंगूठा अपने लबों से हटाती लहजे को सख्त बनाते हुए गोया हुई थी। मेरी कसम खा के बताओ, तुम मेरे कहने पे खान मेंशन में नहीं आई बल्कि जायशा के कहने पे आई हो? वो उससे फासले पे होता आईब्रो उठा के गोया हुआ था। मिराज आके गले में गिल्टी उभर के मासूम हुई। मैं ऊपर तुम्हें सिर्फ ये बताने आई थी, आइंदा से मुझे मैसेज करने के बजाय अपनी अलवीना से गप्पे हाँकना। और तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखते जो मैं तुम्हारे नाम की कस्में खाती फिरूं? हटो, मुझे शाह सवार के घर जाना है, मुझे लेट हो रहा है। वो बात पलटती लहजे को सख्त बनाती वहां से जाने ही वाली थी जब हाजी खान ने शाह सवार शाह का जिक्र सुनते अपने जख्मी हाथ का मुक्का बनाते उसके कान के पास जोर से दीवार पे मारा था। मुक्का इस कदर शदीद था कि मिराल शाह को उसकी उंगलियों के कड़कड़ाने की आवाज अपने कानों में सुनाई दी। चलो झूठी कसम ही खा लो, शायद तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए और मैं मर जाऊं। पागल हो तुम? हाथ का क्या हशर कर डाला है? वो फिर से अपने हाथ को नुकसान पहुंचाने वाला था जब वो गुस्से से चीखती हुई उसका जख्मी हाथ अपने हाथ में थाम की। हाँ पागल हूँ, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। तुम्हारा शाह सवार शाह के घर जाना ज्यादा जरूरी है ना? जाओ एंजॉय करो। वो गुस्से से उससे अपना हाथ छुड़वा गया। मिराज शाह उसका हाथ फिर से थामती उसे एकदम से गिरेबान से पकड़ के अपने नजदीक करते हुए उसके फूले सुर गाल पे जोर से अपने दांत काट गई। आइंदा खुद को तकलीफ देने से पहले अपने गाल पे मौजूद इस जख्म को लाजमी याद कर लेना, जिसका जवाब अभी तुम्हें नीचे सबके सामने जाके देना है। अपने हाथों से कतर कर डालूंगी तुम्हारा, अब अगर जो खुद को जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो। वो गुस्से से ताड़ती उसका हाथ छोड़ते हुए उसकी अलमारी की तरफ बढ़ती, फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढती फिर से उसके करीब आई थी। हाजी खान बिना पलके झपकाए उसकी तरफ देखता जा रहा था। वो उसके शहर से निकल नहीं पा रहा था। वो स्टिल होता उसकी तरफ देखता जा रहा था। गाल पे हनूस मीठी सी जलन महसूस हो रही थी। वो उसकी नजरें खुद पे महसूस करके भी इग्नोर करती हुई उसका हाथ पकड़ के उस पे बैंडेज कर रही थी। शाह सवार ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए? उसे महारत से अपनी बैंडेज करते देख के वो अब जानबूझ के मध्यम लहजे में सवाल कर रहा था। मिराल शाह ने अपनी बेसाख्ता उमड़ आने वाली मुस्कुराहट जब्त करते हुए उसे गुस्से से आंखें दिखाई थीं। क्या थे वो दोनों? एक दूसरे की आंखों में लिखी मोहब्बत की तहरीर हमेशा पढ़ जाया करते थे, लेकिन एक दूसरे को तंग करना अपना फर्ज भी समझते थे। अलवीना ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, जिसके पास जाके बैंडेज करवाने के चक्करों में तुमने अपने हाथ का ये हचर कर डाला है?
وہ جانتے بوجھتے اسے غصے سے آنکھیں دکھا کے غراتی ہنوز اس کے ہاتھ پہ بینڈیج کر رہی تھی۔ حاضر خان کہکا لگا کے ہنسا۔ اپنی باری پہ پتیسی بند نہیں ہوتی اور میری باری پہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہو۔ وہ اس کے کہکا لگانے پہ برا مناتی اب اس کے ہاتھ کی انگلیوں پہ چھوٹی چھوٹی بینڈیج لگاتی انہیں نامحسوس انداز میں سہلا رہی تھی۔ جو زخم تم نے میرے گال پہ دیا ایسے 100,000 زخم مجھے اپنے جسم کے ہر حصے پہ قبول ہے، صرف ایک التجا سن لو، نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ وہ اس کے کان کے پاس جھک کے مدھم آواز میں سرگوشی کرتا میرال شاہ کو سرخ کر گیا۔ کیا میرال شاہ کو بھی کوئی سرخ کر سکتا تھا جو سب کو خود سرخ کر دیا کرتی تھی؟ جی ہاں کر سکتا تھا، آج ثابت ہوا میجر خان اسے سرخ کر سکتا تھا۔ وہ معصوم بالکل نہیں تھا۔ میرال شاہ نے اپنے رات والے خیالات کی نفی کی۔ آؤ میدان میں اور نمٹ لو میرے بھائیوں سے جن کو تم نے اپنی انگلیوں پہ نچایا ہے۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا کے اپنی مسکراہٹ روکتی اس کے سینے پہ انگلی بجاتی، دل فریب انداز میں بولتے ہوئے اسے آنکھ بند کرتی اس کے ہاتھ آنے سے پہلے تیزی سے اس کے کمرے سے بھاگی تھی۔ وہ جب تک اس کی بات کا مطلب سمجھا تھا وہ جا چکی تھی۔ حاضر خان نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی تیز تیز دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ محبت کے اس امتحان میں سرخ رو ہو چکا ہے، یہ جانے بغیر کہ ابھی بہت سے امتحان باقی ہیں۔ وہ آئینے کے سامنے آتا اپنے گال پہ موجود اس کے دانتوں کے دیے نشان پہ انگلی پھیرتے بھرپور انداز میں مسکرایا تھا۔ بندی رومانٹک ہے، ہاں ہاں ہاں۔ وہ بھرپور انداز میں کہکا لگا کے خود سے مخاطب ہوتا اب اسے چھپانے کا طریقہ تلاشنے لگا۔ حاضر خان کے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہوا جلدی سے اپنے ساتھی گلالی کے کمرے کی طرف بڑھتا، اس کے ڈرا سے کنسیلر نکالتے ہوئے احتیاط سے اس نشان کو چھپانے لگا جو اس کی بیئرڈ سے تھوڑا اوپر تھا۔ سچ شکر تھا تھوڑی سی محنت سے ہی اس کا یہ نشان چھپ چکا تھا۔ میرال شاہ اوپر سے آتی ڈرائنگ روم میں جانے کے بجائے ظاہر خان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی کیونکہ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سب لڑکیوں کو وہاں جاتے دیکھ چکی تھی، جبکہ حاضر خان بھی کچھ دیر بعد نیچے کی طرف آتا۔ ڈرائنگ روم میں بڑھتے شاہ حویلی کے تمام مکینوں کو وقت دے رہا تھا۔ گپ شپ لگانے کے کچھ دیر بعد رات کا کھانے کا اہتمام کیا گیا۔ رات کے کھانے کے دوران ظاہر خان کے علاوہ سب موجود تھے۔ عظیم شاہ کا لاکھ اس سے ملنے کو دل تھا لیکن وہ اس کی نیند ڈسٹرب کرنے نہیں گیا تھا۔ اس نے بھی کچھ دیر پہلے ہی اسے اشارے سے اپنے کمرے میں جا کے نیند پوری کرنے کو کہا تھا۔ وہ دونوں پہلی پوری رات ایک ساتھ گزار چکے تھے۔ اسے رومانس سے زیادہ اس کی نیند کی فکر تھی۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ حاضر خان کی نگاہیں بار بار میرال شاہ کی طرف اٹھ رہی تھی جو بے نیازی سے ہلکا پھلکا سا کھا رہی تھی۔ احان شاہ اور گلالی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ گلالی نے اسے سب والا کھانا دینے کے بجائے ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق بنوایا گیا کھانا سنجیدگی سے اس کے آگے رکھا تھا۔ احان شاہ کو ٹوٹ کے اپنی بیوی پہ پیار آیا تھا۔ سرتاج اماں کہاں ہیں؟ میں پچھلے دنوں سے 2 سے 3 دفعہ انیکسی چکر لگا چکی ہوں لیکن انیکسی خالی ہے۔ گلالی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سنجیدگی سے احان شاہ سے سوال کیا لیکن اس کا لہجہ پہلے سے مدھم تھا۔ وہ ان کے ساتھ ہی واپس آئی تھی۔ گلالی کے اس اچانک سوال پہ احان شاہ نے چونک کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے وہاں پہ کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، بیڈ پہ بیٹھو میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے آتا ہوں۔ احان شاہ نرم لہجے میں بات کا رخ موڑ گیا۔ وہ اس کے مدھم لہجے سے محسوس کر چکا تھا اس کا انرجی لیول اس وقت ڈاؤن ہے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے زرتاج اماں کہاں ہے؟ اس کے بعد بدلنے پہ گلالی نے اپنے سوال پہ زور ڈالا۔ پہلے کھانا کھا لو پھر بتاتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہتے ہوئے ابھی مڑا ہی تھا جب اسے گلالی کا نازک ہاتھ اچانک سے اپنے بازو پہ محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ کا لمس اپنے بازو پہ محسوس کرتے احان شاہ نے دھڑکتے دل سے اس کی طرف رخ موڑا تھا۔ جب اسے کمر پہ ہاتھ رکھے دیکھ کے وہ پریشانی سے جلدی سے اسے اپنے بازو کے حصار میں لے گیا۔ گل کیا ہوا؟ ایک پل میں اس کے زرد ہوتے چہرے کو دیکھ کے احان شاہ اس کا گال نرمی سے تھپ تھپاتے فکر مندی سے استفسار کرنے لگا۔ وہ بنا کچھ بولے سہارا پاتی اس کی قمیض سینے سے اپنی مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ اس کی اس یک قدمی پہ احان شاہ کا دل اچھل کے حلق میں آیا تھا۔ گل بولو کیا ہوا؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ وہ پہلے سے زیادہ فکر مندی سے استفسار کرتا اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی اس کے گرد سے اپنے بازو کا حصار ہٹائے گا تو وہ زمین بوس ہو جائے گی۔ گلالی بنا کوئی جواب دیے ہمت کرتی اپنی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے الگ ہونے ہی والی تھی جب احان شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اسے اس وقت اپنی گل ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ چھوڑیں، وہ تکلیف برداشت کر کے بولتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ اسے چھوڑنے کے بجائے اپنی گود میں اٹھاتا جلدی سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ آپ نے بولا تو مجھے نہیں چھوئیں گے، دور رہیں۔ وہ اس کی گود میں چھٹپٹانے کی کوشش کرتی غصے سے بول رہی تھی لیکن لہجہ تکلیف کی وجہ سے لڑکھڑا رہا تھا۔ تم شاید بھول رہی ہو میں نے کہا تھا جب تمہیں سہارے کی ضرورت ہوگی تب میں تمہیں ٹچ کرنے سے گریز نہیں کروں گا، اور فکر مت کرو میں کچھ نہیں کر رہا، صرف مجھے یہ بتاؤ کہاں پہ درد ہو رہا ہے؟ کمر میں؟ وہ اسے احتیاط سے بیڈ پہ لٹاتا اس کی کمر کے پیچھے 2 بڑے سے تکیے سیٹ کرتا اس کے قریب جگہ بنا کے بیٹھا تھا۔
अचानक से टांगों और कमर में हो रही वो मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए अपनी आंखों में आंसू लिए उसे बताती आंखें मूंद गई। वो नहीं चाहती थी वो उसके आंसू देखे। मेडिसिन खा रही हो तुम? आई थिंक ये कमजोरी की वजह से हो रही है, मैं तुम्हारी टांगें दबा देता हूँ, तुम अभी ठीक हो जाओगी। वो उसकी पलकों पे मौजूद आंसू अपनी पलकों की पोरों से चुनता अपने दाएं हाथ से उसकी टांगें दबाने लगा। इतना सख्त हाथ है। वो उसकी आंखों का सवाल पड़ती उसे हाथ झटकने की वजह बताने लगी। आहांशा के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। अब इसे तुम्हारे हाथों जैसा नाजुक और मुलायम कैसे बनाऊं? मर्दों के हाथ ऐसे ही होते हैं। और टांगे यहाँ पर करो, अब पूरी कोशिश करूंगा नरमी से दबाऊं। उसे टांगों को समेटते देख के वो फिर से उसकी टांगे सीधी करता, पहले से ज्यादा नरमी से धीरे धीरे उसकी दाएं और बाएं टांग दबा रहा था। गुलाली को कुछ सुकून महसूस हुआ। वो सुकून महसूस करती आंखें फिर से मूंद गई। सुबह हम तुम्हारी डॉक्टर के पास फॉलो अप के लिए चलेंगे। अभी मैं मिरहा को बुलाता हूँ ताकि वो तुम्हें चेक कर ले। उसकी खामोशी पे आहांशा ने उसे मुखातिब किया था। वो चाहता था वो दोनों ज्यादा से ज्यादा बात करें। नहीं, मैं ठीक हूँ, दीदा को बुलाने की जरूरत नहीं। वो अपनी आंखें वाह करती जल्दी से अपना सर नफी में हिलाते हुए बोली। वो तकलीफ में उससे दोबारा जरताज अम्मा के मुतालिक पूछना भूल चुकी थी। ओके, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आता हूँ और अब से तुमने प्रॉपर बेड रेस्ट करनी है। पूरा दिन चलती रहती हूँ इसीलिए पेन हो रही है। वो हुक्मिया अंदाज में बोलता हुआ बेड से खड़ा हुआ था। नहीं, मुझे नहीं पीना। पीना जरूरी है गुले जाना, वरना मैं बार बार तुम्हें सहारा दूंगा और तुम बुरा मान जाओगी। वो मध्यम गंभीर आवाज में बोलता, उसका गाल नरमी से अपने हाथ की पोरों से छूता कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा था। उसके जाने के बाद गुलाली बेसख्त अपने हाथ से अपने गाल को छूने लगी, अपनी टांगों पे। उसे अभी तक आहांशा के हाथ का लम्स महसूस हो रहा था जिसपे वो खुद में सिमट रही थी। काफी अरसे बाद उसका ये केयरिंग अंदाज देखने को मिल रहा था जिसपे आंखें बार बार नम हो रही थी, लेकिन वो अपने आंसू पीने लगी। वो शहजादों सी आन बान रखने वाला शख्स आज जिंदगी में पहली बार किचन में खड़ा अपनी बीवी के लिए दूध गर्म कर रहा था। कोई कह सकता था वो एक वजीर दिफा है। उसे वैसे भी वजारत से ज्यादा अपनी बीवी में इंटरेस्ट था, इसीलिए वो बहुत जल्द ये सीट अपने बाप को लुटाने का इरादा रखता था। वो दूध गर्म करने के बाद एक गिलास में डाल के उसे ट्रे में रखता, साथ चंद खजूरें रखते हुए ऊपर की तरफ बढ़ चुका था। कमरे में आते ही वो पैर की ठोकर से दरवाजा बंद करता गुलाली की तरफ बढ़ा जो अपनी टांगों को समेटते बैठ ग्राउंड के साथ टेक लगाए हुए थी। मुझे नहीं पीना, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो दूध से बचने के लिए लहजा सख्त बना के गोया हुई आंखें अभी तक बंद थी। तुम मुझे अपनी केयर करने से नहीं रोक सकती गुले जाना, क्योंकि बिना तुम्हारी केयर के मैं तुम्हें तुम्हारे माजी से निकालने में नाकाम रहूंगा। मुझे लगता है ये हमारा गोल्डन टाइम है। तुम जब तक दिल चाहे मुझसे नाराज रहो, लेकिन हमारे इस गोल्डन टाइम को लापरवाही की नजर मत करो। पूरा पूरा दिन मुझे अपने नखरे दिखाओ, मैं तुम्हें सर आंखों पे बिठाने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारी खामोशी काबिले कबूल नहीं। तुम शायद मुझे खामोशी की मार मारना चाहती हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम और मैं अपने इस गोल्डन टाइम को याद करके पछताएंगे। जिंदगी में पहले बहुत पछतावे और दुख है, मुझे नहीं लगता इस एक पछतावे का इजाफा जरूरी है। वो उसकी बातों के जवाब में खामोश रही। जब आहांशा ने दूध का गिलास उठा के उसके गुलाबी होंठों से लगाते उन पर से अपनी नजरें हटाई थीं। ये होंठ हमेशा उसकी प्यास बढ़ाते थे, इसीलिए वो अब कमी इन पे नजरें जमाया करता। थोड़ा सा और पी लो, वो इल्तिजा करने लगा। वो नफी में सर हिलाती आंखें मूंदगी। वो उसे मजीद फोर्स करने के बजाय दूध का ग्लास साइड टेबल पे रखता उसकी तरफ देखने लगा। लाइट्स ऑफ कर दे, मुझे आराम करना है, वो संजीदगी से बोलती ठीक से लेटने लगी। आहांशा सर को खम देता उसे एहतियात से लिटाता कमरे की लाइट्स ऑफ करते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ चुका था। वो उसके सामने हर वक्त अपने सर और वजूद को चादर से ढांप के रखती थी। ये बात आहांशा को एक अजीब सी कैफियत और अजियत में मुब्तला करती थी, लेकिन वो इजहार नहीं करता था। देखेंगे, इनका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है। इस दौरान कमर दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द और टांगों में दर्द नॉर्मल है। इसका वाहिद हल सिर्फ केयर है। आपकी वाइफ को दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज के मुकाबले में ज्यादा केयर की जरूरत है, क्योंकि ये एक के बजाय दो बच्चों की मां बनने वाली हैं। इनकी अभी डॉक्टर जरीन अपनी बात मुकम्मल करती जब आहांशा उनकी बात काट गया। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट ट्विंस? आहांशा हैरानगी और खुशी से मिले जुले तासुरात लिए एक नज़र गुल और दूसरी नज़र डॉक्टर की तरफ देख के गोया हुआ था। उसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं थी। उसे याद था जब तकरीबन एक माह पहले उसने गुलाली की रिपोर्ट्स पढ़ी थी तो उनमें उसने ट्विंस के मुतल्लिक कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि उन रिपोर्ट्स में गुलाली के अल्ट्रासाउंड के मुतल्लिक कुछ नहीं था। शायद डॉक्टर ने उसे सिर्फ उसके रेगुलर चेकअप की रिपोर्ट्स दिखाई थी। यस राइट। और एक बात याद रखें, ट्विंस को डिलीवर करना आसान काम नहीं है। आपकी वाइफ को अब प्रॉपर बेड रेस्ट और डबल केयर की डाइट प्लान बना के दे रही हूँ। आपने हर सूरत इन्हें ये डाइट देनी है।
डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में आहांचा को हदायत देती पर्चे पे अल्फाज घसीट रही थी। आहांचा जो अपने दो बच्चों का सुनकर खुशी से पागल हो रहा था, अब डॉक्टर की हदायत गौर से सुनने लगा। गुलाली उसके खुशी से खिलते चेहरे को देखती नजरें झुकागी। वो उसे सुबह होते ही जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेके आया था। उसके लाख मना करने के बावजूद उसने ड्राइविंग भी खुद ही की थी। कुछ मामलात में वो आज भी बेहद जिद्दी था। ओह माय गॉड! थैंक यू सो मच गुल। मुझे समझ नहीं आता मैं किन अल्फाज में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। तुम मुझे दो-दो बच्चों का बाप बनाने वाली हो। ये एहसास इस कदर खूबसूरत है कि बयान से बाहर हो रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए दुनिया की हर चीज़ खरीद डालूँ। वो एक्साइटेड अंदाज में गुलाली से मुखातिब गाड़ी की रफ्तार मध्यम रखे हुए था। गुलाली नजरें झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसे अंदाजा नहीं था यह खबर उसके लिए इस कदर खुशी का बायस बनेगी कि वो एक मिनट भी अपनी जुबान बंद नहीं करेगा। उसने भी कुछ देर पहले ही बेकरी के आगे गाड़ी रोकते हुए ढेरों मिठाई और हर तरह की स्वीट्स खरीदी थी। गुलाली को उस वक्त खट्टी चीजों की बेहद क्रेविंग महसूस हो रही थी, लेकिन वो खामोश रही। गुल, तुम खामोश क्यों हो? प्लीज कुछ बोलो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। उसे शीशे की तरफ रुख मोड़े देखता पाके वो उसे खुशी से मुखातिब करने लगा। वो उस वक्त उसके दिल की तमाम फीलिंग सुनना चाहता था। मुझे कुछ नहीं कहना, वो संजीदगी से बोलती अभी तक उसकी तरफ से रुख मोड़े हुए थी। उसके जवाब पे आहांचा ने गहरी सांस हवा में भरते सिगरेट जलाया था। अभी वो सिगरेट अपने लबों में दबाने ही वाला था जब गुलाली ने तेजी से उसकी तरफ रुख मोड़ते उसके हाथ से सिगरेट खींची। दिमाग कहाँ गया हुआ है? क्या भूल चुके हैं? अभी तक ब्रेन हेमरेज के मरीज हैं आप? वो उसे अपनी सुर्ख होती आंखों से घूरती गराते हुए सिगरेट शीशे से बाहर फेंक गई। वो इस अचानक अवतार पे बुखलाया था। उसके केयरिंग अंदाज पे आहांचा ने हमेशा की तरह अपनी मुस्कुराहट छपाई। दिमाग अपने बच्चों में उलझा हुआ है तो दिल तुम्हारे नाम की माला जपने को मसरूफ है। दोनों ही इस वक्त फारिग नहीं है तो सोचा खुद को सिगरेट के साथ मसरूफ कर लूं। तुम शायद मेरी बातों से डिस्टर्ब हो रही थी। वो मध्यम गंभीर आवाज में बोलता उसके चादर से ढके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो उसके जवाब देने के अंदाज पे अपने धड़कते दिल की पुकार नजरअंदाज करती उसे देखने के बजाय फिर से बाहर की तरफ देखने लगी। कुछ खाओगी? आहांचा ने उसकी खामोशी हजम नहीं होती थी, इसीलिए बातों का सिलसिला जारी रखा। गुलाली को उस वक्त गोलगप्पों की जितनी क्रेविंग हो रही थी, अगर यहाँ मेजर खान होता तो वो फरमाइश करने से गुरेज ना करती, लेकिन यहाँ आहांचा था, इसीलिए वो खामोशी से नफ़ी में सर हिला गई। उसके नफ़ी में सर हिलाने पे आहांचा ने गाड़ी रिवर्स की। उसे गाड़ी पीछे की तरफ करते देख के वो चौंकी थी। आहांचा गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा रिवर्स करता अब गाड़ी सड़क के किनारे लगाते हुए एक नज़र उसकी तरफ देखता गाड़ी से बाहर निकला। 2 मिनट में आता हूँ। उसे अपनी तरफ देखता पाके वो नरमी से उसे 2 मिनट का इशारा देता गाड़ी लॉक करते हुए गोलगप्पे के ढाबे की तरफ बढ़ा था, जिस ढाबे को अभी कुछ देर पहले उसकी बीवी ललचाई नजरों से देख रही थी। गुलाली साइड मिरर से आहांचा की तरफ देखने लगी। वो उस वक्त स्याह शलवार कमीज पे मलबूस था। कमीज के स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड थे। उसे वापसी पे गोलगप्पे की ट्रे पकड़े देख के वो हैरान हुई थी। वो अभी हैरान हो रहा था जब वो गाड़ी का दरवाजा खोलते उसे गोलगप्पे की ट्रे पकड़ाता ड्राइविंग सीट पे बैठा। चटपटे से गोलगप्पे देख के गुलाली के मुंह में पानी आया था, लेकिन वो खुद पे जब्त किए ना समझी से आहांशा की तरफ देखने लगी। खाना शुरू करो जाना, चलती गाड़ी में खा लोगी या गाड़ी यहीं पे रोक के रखूं? वो नरमी से उसके चेहरे से पर्दा हटाता प्यार से पूछने लगा। गुलाली पहले से ज्यादा हैरान हुई थी। वो कैसे जान चुका था इस वक्त उसे गोलगप्पों की तलब हो रही है। मुझे नहीं खाने। वो मुंह में आए पानी को नजरअंदाज करती नफी में सर हिला के गोया होती उसे प्लेट वापस करने लगी। ओके, मैं खिला देता हूँ, लेकिन इमली वाला खट्टा पानी नहीं दूंगा। मैं खुद खा लेती हूँ। वो उसके हाथ से अपना चेहरा दूर करती मध्यम आवाज में बोली। आहांचा ने जवाबन उसे ट्रे पकड़ाने के बजाय डैशबोर्ड से टिश्यू पकड़ते उसके गुलाबी होंठों और ठोड़ी को टिश्यू से टैप टैप करते उन्हें साफ किया। पानी। गुलाली प्लेट में मौजूद छोटी सी प्याली में खट्टा पानी देखती लड़खड़ाते लहजे में उससे पानी मांगने लगी। आहांचा अपनी मुस्कुराहट जब्त करता बैक सीट पे पड़ी पानी की बोतल पकड़ के उसकी गोद में रखता उसे पीने का इशारा करने लगा। गुलाली ने चेहरे के जाविये बिगाड़े थे। उसका उस वक्त खट्टा पानी पीने का दिल चाह रहा था, लेकिन वो फिर भी उससे खट्टा पानी मांगने के बजाय उसी बोतल को मुंह लगा के पानी पीने लगी। मैं खुद खा लूंगी। आहांचा को फिर से अपने होंठों की तरफ गोलगप्पा बढ़ाते देख के वो संजीदगी से गोया हुई। क्या तुम गुस्से में हो? वो जानते पूछते भी नरमी से सवाल करता अपनी मुस्कुराहट दबाने लगा। वो उसे खट्टा पानी पिला के उसका गला खराब नहीं करना चाहता था। वो उसकी बात के जवाब में खामोश रही। ये गोलगप्पे कौन खाएगा? आप? मैं तो खाता नहीं हूँ, और अपनी बीवी की झूठी चीज किसी को देने से रहा तो क्या करूँ? वो उसकी खामोशी पे मजीद गोया हुआ। हवेली चले, वक्त काफी हो गया है। वो संजीदगी से बात बदल गई। जब तुम यूँ छोटी छोटी बातों पे नाराज होती हो तो अच्छी लगती हो, अपनी अपनी लगती हो।
उसे संजीदा होते देख के वो मध्यम गंभीर आवाज में बोलता, उसके हाथ में प्लेट पकड़ाते गाड़ी से बाहर निकला था। गुलाली उसके अल्फाज पे हैरान हुई थी। उसने तो पूरी कोशिश की थी वो उसे कोई नाराजगी या नखरा ना दिखाए, तो फिर वो क्यों कर ऐसे बोल के गया था। वो अभी इसी सोच में गुम थी जब आहान शाह अगले 2 मिनट में फिर से गाड़ी में मौजूद था। अब उसके हाथ में एक अदद खट्टे पानी वाली प्याली मौजूद थी। ये पकड़ो, दोनों चीजें खत्म करो, हम हवेली चल रहे हैं। आहान शाह उसके हाथ में ये प्याली पकड़ा के गाड़ी स्टार्ट करता मसरूफ अंदाज में नरमी से बोला था। गुलाली जो उसके इस अचानक अमल पे हैरान हुई थी, उस खट्टे पानी को देख के वो अपनी हैरानगी भूलती उसे गाड़ी चलाने में मसरूफ देख के धीरे धीरे से ये पानी पीती अपनी जुबान से पटक पटक की आवाजें निकालने लगी। और ऐसा करते वो इस कदर क्यूट लग रही थी कि आहान शाह ने बामुश्किल खुद को उसे देखने से रोका था। वो उस वक्त गायब दिमागी में खट्टा पानी पीती अपनी क्रेविंग खत्म कर रही थी। वो ये तक भूल चुकी थी कि वो अपनी इन मासूम हरकतों से किसी का बुरी तरह से दिल धड़काने का सबब बन रही है। हाँ, वो जालिम जरूर बनती थी, लेकिन वो मासूम आज भी थी। गुलाली के जुड़वा बच्चों की खुशखबरी ने ईद के तीसरे दिन की खुशी को दुबाला किया था। हर किसी ने गुलाली और आहान शाह के सर से पैसे वारते हुए उनका सदका निकाला था। शाह बीबी को अपने सर से पैसे वारते देख के गुलाली के चेहरे पे गुस्से के तासुरात वाजे हुए। अर्जिम शाह, जुरेश शाह और काजिम शाह की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। हवेली के तमाम मुलाजमों से लेकर उनके पूरे इलाके में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। एजल शाह, मिरहा शाह और मिराल शाह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। जोहरा माम प्यार से गुलाली को अपने हसार में लिए नजर की दुआ पड़ती उस पे फूंक मार रही थी। आहाजा दीवानों की तरह अपनी बीवी को देख रहा था, जो सबके इतना खुश होने पे खुद ब खुद सुर्ख पड़ती नजरें झुकाई अपनी उंगलियां मोड़ी थी। दिल की क्या कैफियत है? अजीम शाह ने मुस्कुराते हुए हांशा के शाने से शाना टकराते मध्यम आवाज में इस्तफसार किया। बयान से बाहर। वो हनूज गुलाली पे निगाहें जमाए अजीम शाह को गमगीर आवाज में जवाब दे रहा था। आपको क्रॉस कर गए हैं लाला, आप इस वक्त दूसरी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, जबकि आहान लाला पहली पोजीशन पे। कहाँ गई अब सारी भरमबाजियां? अर्जिम शाह ने लगे हाथ मध्यम आवाज में बेबाकी से काजिम शाह को छेड़ना अपना फर्ज समझा था, जो हमेशा उन सबको एक बेटे का बाप होने पे भरम दिखाया करता था। मेरा एक ही उसकी 2 औलादों के बराबर होगा। काजिम शाह ने कंधे उचका के बोलते अपने बाजू में मौजूद अजमीर शाह का माथा चूमा था। अजमीर शाह खिलखिलाया था, जैसे अपने बाप की बात का मतलब समझ गया हो। आहान शाह और सुरेश शाह उस वक्त खामोश थे, क्योंकि दूसरी तरफ मामला बहन का था, इसीलिए बेबाकियां दिखाने से बाज रहे। फिर भी पोजीशन मैटर्स, वो आंख बिंग करके जोमानी अंदाज में बोलता। उन तीनों का चेहरा सुर्ख कर गया। काजिम शाह ने उसकी बात का मतलब समझते हुए उसके कंधे पे मुक्का जड़ा था, जबकि आहान शाह और जुरेश शाह ने उसे सुर्ख होती निगाहों से देखते अपनी नजरों का जाविया बदला। बस उस वक्त उसे सबके सामने पीटने से तो वो रहे। हा हा हा, आप लोग यकीनन गंदा वाला सोच रहे हैं। जबकि अभी अर्जिम शाह कहका लगाते हुए अपनी बात मुकम्मल करता, जब उन तीनों ने एक साथ शटअप कहते हुए उसकी जुबान बंद करवाई थी। उनके यूं अचानक बुलंद आवाज में शटअप कहने पे सबने चौंक के उनकी तरफ देखा। अर्जिम शाह को हंसते देख के सबने आईब्रोज उचकाया था, जिसपे वो चारों नफी में सर हिला के, जबकि दरियाब शाह को अपनी छोटी बेशरम औलाद से किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी। वो जैसे जान चुके थे वो यकीनन अपनी बेबाक बातों से उनके चेहरे सुर्ख कर रहा होगा। यहाँ तो सबका दिमाग ही गंदा है, जबकि हर बात के मुस्बत और मनफी मतलब होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ कोई नहीं समझ सकता। अर्जिम शाह एकदम से संजीदा होता, सर झटक के मुस्कुराता, वो उन्हें मजीद सुलगाता, अपनी ऊंट और ऊंटनी की जोड़ी के पास जाने का इरादा रखता था, जिनका आज उसके पास आखिरी दिन था। उसे जाते देख के उन तीनों ने सुख का सांस लिया था। रेज, मिरहा शाह उसके सीने से सर उठा के उसकी आंखों में देखती उसे मुखातिब करने लगी। जाने रेज, जुरेश शाह ने प्यार से उसका माथा चूमते हुए उसे जवाब दिया। मैंने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? यार, मैं चाह रही हूँ मैं आर्मी डॉक्टर के लिए अप्लाई कर लूँ। वो क्यों? पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि अब फिर से आए रोज तुम्हारे मिशन शुरू हो चुके हैं, शायद इसी बहाने में तुम्हारे करीब रहूं। कितने कितने दिन इंतजार मुश्किल होता है तुम्हारा। वो अपने आंसू पीती उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए भराई आवाज में बोली थी। उसकी भराई आवाज पे तजाद उसके जुमलों में तकलीफ का अंसर महसूस करता जुरेश शाह तड़पा था। वो आज भी उसे लेके उतनी ही इनसिक्योर थी, इसीलिए तो वो आर्मी में डॉक्टरी के लिए अप्लाई करने का सोच चुकी थी। वो जानता था वो आर्मी की फील्ड पसंद नहीं करती, लेकिन वो सिर्फ किसी तरीके से उसके नज़दीक रहना चाहती थी। मेरी जहाँ जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ आर्मी की तरफ से घर भी मिलेगा शाहजादी, हम दोनों साथ रहेंगे। परेशान क्यों होती हो? नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो, लेकिन आखिर में अफरा तफरी डालते हुए अकेले चले जाते हो, सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ अपने तमाम अपनों के दरमियान रहूं। लेकिन तुम मुझे नहीं समझ रहे। मुझे सबसे ज्यादा अगर कोई अजीज है तो वो जुरेश शाह है,
और बस मैं आर्मी डॉक्टर के लिए अप्लाई करने का सोच चुकी हूँ, तुम मुझे रोकोगे नहीं? वो हतमी लहजे में बोलती उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए हुए थी। ओके, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा, अप्लाई करने के लिए पिंडी जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें जल्दी सारा प्रोसेस बताऊंगा। वो उसकी बात मानता, गहरी सांस भरते हुए उसका चेहरा अपनी गर्दन से निकालता, उसकी आंखों में मौजूद आंसू अपने होंठों से बुनने लगा। बी ब्रेव, यू आर माई स्ट्रॉन्ग लेडी। वो उसके दिल की हालत महसूस करता, उसे हमेशा की तरह यही एक जुमला बोलने लगा। वो अपने आंसू पीछे की तरफ धकेलती, सर हाँ में हिलाते हुए उसके गले की हड्डी अपने अंगूठे और उंगली से दबाती फिर से उसके कंधे पे सर टिका गई। सुरेशा ने अपना चेहरा उस पर झुकाते हुए उसके लबों को अपनी कैद में लेती उसकी सांसों के साथ खिलवाड़ शुरू किया था। वो आंखें मूंद के उसका लम्स महसूस करती उसका साथ देने लगी। मुझे आपकी शाह बीबी का मेरे इर्द गिर्द मंडलाना पसंद नहीं है। अगर इस दफ़ा उन्होंने मुझे या मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं बैठूंगी। रात का खाना खाती गुलाली संजीदगी से आहान शाह से मुखातिब हुई थी, जो उसे उसका डाइट खाना देने के बाद अब अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं होगा गुले जाना, वो अब पहले जैसी नहीं रही, वो पहले से बदल। अभी आहान शाह अपना फ़ोन साइड टेबल पे रखता, नरमी से उसे जवाब देते अपना जुमला मुकम्मल करता जब गुलाली उसकी बात काट की। क्या मतलब? अब आपको अपनी शाह बीबी फिर से प्यारी हो चुकी है जो उनकी वकालत शुरू कर दी है आपने? वो दबे दबे गुस्से से बोली थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, और खाने के दौरान बातें नहीं करते, खाना सांस की नाली में चला जाता है। वो गहरी सांस भर के बोलता, उसका ध्यान फिर से खाने की तरफ मरकूज करवा रहा था। कल सरताज अम्मा के मुतालिक पूछा था आपसे, आपने बताया नहीं अभी तक। वो अब अनेक्सी में नहीं रहती, जल्द मुलाकात करवाऊंगा तुम्हारी उनसे। क्या मतलब अनेक्सी में नहीं रहती? तो कहाँ रहती हैं? गुलाली ने चौंकते हुए इस्तफसार किया। गला खराब हो गया ना तुम्हारा? वो उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसकी भारी होती आवाज महसूस करता फिक्रमंदी से बोला था। शायद नहीं, यकीनन उस गले खराबी की वजह खट्टा पानी था जो सुबह उसकी बीवी ने मजे से पिया था। अम्मा कहाँ रहती हैं? यहीं इस्लामाबाद में, तुम्हारी डिलीवरी के बाद उनसे मिलने चलेंगे। वो उसे जवाब देता, अब उसकी कमर के पीछे उसके लिए तकिए सेट कर रहा था। डिलीवरी के बाद क्यों, कल क्यों नहीं? वो झुंझलाते हुए बोली। रास्ता लंबा है, थक जाओगी तुम। और ये सब बातें छोड़ो, मुझे बताओ कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? आहांशा उसे जवाब देने के साथ साथ फिक्रमंदी से सवाल करने लगा। वो उलझन भरे तासुरात चेहरे पे सजाए सरनफी में हिला गई। सरताज अम्मा अब अनेक्सी में क्यों नहीं रहती थी? ये बात उसकी समझ से बाहर हो रही थी। ओके, अभी आधे घंटे बाद मेडिसिन खानी और दूध पी के सोना है। दूध पिए बगैर सोने नहीं दूंगा तुम्हें। वो ताकम भरे अंदाज में बोलता अपनी साइड की तरफ बढ़ा था। वो दूध का नाम सुनते ही नाक मुंह चिढ़ा गई। वो उसे जवाब दिए बिना अपनी आंखें मूंद चुकी थी। तकरीबन एक हफ्ते बाद। रुक, मुझे साथ लेके जा, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। हेडक्वार्टर से निकलते ही जुरेशा को अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते देख के हाजी खानू से बुलंद आवाज में मुखातिब करता उसकी तरफ बढ़ा। जुरेश शाह ने अपने सर से आर्मी कैप उतारते हुए रुख मोड़ के उसकी तरफ देखा था। आ जा नेकी और पूछ पूछ, अगर तुझे मेरी गाड़ी में बैठना है तो ड्राइवर बनने का काम अंजाम देना पड़ेगा। गाड़ी ड्राइव करके कर आके मैं बहुत थक चुका हूँ। सुरेश शाह सर को खम देके हुक्मिया लहजे में बोलता उसकी तरफ अपनी गाड़ी की चाबी फेंकता पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ा था। मेजर खान गाड़ी की चाबी कैच करते उसे मसनूई आंखें दिखाता ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। उन दोनों को आर्मी की तरफ से फुल प्रोटोकॉल मैसर था, लेकिन वो अक्सर औकात ये प्रोटोकॉल लेने से इनकार करते, खुद ही ड्राइव किया करते। हाँ बोल, क्या बात करनी थी? कोई केस डिस्कस करना था? उसे गाड़ी तेजी से सड़क पे चढ़ाते देखे सुरेश शाह ने आईब्रो उठाते हुए उसकी बात का मुद्दा जानना चाहा। नहीं, एक ज़रूरी बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे डिस्कस करूं। तुझे मुझसे बात करने से पहले सोचने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? सुरेश शाह दांत पीसते हुए बोला था, जिस पे हाजी खान ने इस तराबी कैफियत में अपने बालों में हाथ फेरते स्टेयरिंग पे गिरफ्त मजबूत की। जब से मुझे खतरनाक बीमारी लाहक हुई है। मेजर खान ने संजीदगी से जवाब देते उसे बात करने के लिए अल्फाज तलाश किए। अस्तगफार, कौन सी बीमारी, क्या हुआ तुझे? मुझे तुझसे बैठ के बात करनी है। मुझे उम्मीद है तो मेरी बात सुन के हाइपर होने के बजाय मुझे समझने की कोशिश करेगा। वो उसे डायरेक्ट बात बताने के बजाय धीरे धीरे उसे इस इंकशाफ के लिए तैयार कर रहा था। मेरे ख्याल से अभी भी हम बैठे ही हुए हैं खान, क्या बात कुछ ज़्यादा सीरियस है? जुरेशा एकदम से संजीदा हुआ। हाँ, बात सीरियस है, किसी जगह पे चल के सुकून से बात करते हैं। मेजर खान भी जवाबन संजीदगी से गोया हुआ था। अच्छा चल, फिर ऐसा कर, गाड़ी किसी करीबी रेस्टोरेंट की तरफ घुमा ले। वो तजस्सुस और फिक्रमंदी के मिले जुले तासुरात से गोया हुआ। नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं, तेरा क्या भरोसा वहीं पे मुझे पीटना शुरू कर दे। वो दिल की बात दिल में रखता बड़बड़ाते हुए उसे जवाब दे रहा था। तो फिर तू अपनी मर्जी की जगह पसंद कर ले, जहाँ जाने के सिवा तेरी इतनी सीरियस बात मेरे गोशे गुजार नहीं हो सकती। जुरेशा तब के बोला था, तुम लोगों के फार्म हाउस चलते हैं, तुमसे बात क्लियर करने के बाद शायद मुझे कासिम लाला और अपने जानी दुश्मनों से अर्जिम और अहान से भी ये सब डिस्कस करना पड़ जाए। वो विंड स्क्रीन पे निगाहें जमाए लब काटते हुए बोला था। क्यों साले, तूने मसला कश्मीर पता करना है, जहां वजीर दिफा
बिजनेस टाइकून और एक अदद गुंडे का होना भी अशद जरूरी है। अगर कहता है तो वजीर आजम को भी फोन मिलाऊं। सुरेश उसके कंधे पे जोरदार मुक्का जड़ते सुलग के गोया हुआ था, जो खामखा बाद में सस्पेंस क्रिएट कर रहा था। हाँ यही समझ ले, और वजीर आजम को फोन करने की जरूरत नहीं है, उसकी बहन नहीं लेनी मैंने। वो लब भेजते हुए संजीदगी से गोया होता। गाड़ी की रफ्तार बढ़ा गया। उसकी गैर मामूली संजीदगी पे जुरेश शाह को महसूस हो रहा था मामला वाकई सीरियस है।